अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? जज्बाती नहीं हो गया आप लोग? तो वाकई में पढ़ना शुरू कर दिया? ना करें, ऐसा ना करें, ऐसे जुल्म करेंगे खुद पे। क्या करेंगे इतना पढ़ के? पेपर पास करना बहुत ज़रूरी है। घर वालों ने क्या कहा कि शादी उसी वक्त होगी जब पेपर पास होंगे, तो शादी की मोटिवेशन लेके, शादी का एक ऑब्जेक्टिव लेके आपने कहा कि मैंने घर वालों को पेपर पास करके दिखानी है। उन्होंने एक आपको ऑफ़र की होगी कि बेटा शादी करोगे? आपने कहा जी। फिर उन्होंने कहा कि बेटा एक शर्त है, एक कंडीशनल ऑफ़र है हमारी, पेपर पास करने होंगे। तो आपने कहा नहीं, एक्सेप्ट करता हूँ, जी जान लगा दूँगा, आखिरी महीने में इतनी कोशिश करूँगा कि बस पेपर पास करके डायरेक्ट शादी के मंडप में जाके खड़ा हो जाऊँगा। अभी बहुत पढ़े हैं आए, अभी तो शादी क्या तब तक करनी है, उससे पहले नहीं करनी? घर वाले इतना सख्त हैं आपके? 5 साल बाद हो गए। अभी एज क्या है? अभी एज क्या है? हाँ 22, यानी कि 8 साल तक तुमने कैफ पास ही नहीं करना। हम इस वक्त कैफ की बात कर रहे थे, यानी कि आपकी नीयत है कि मैंने 8 साल तक कैफ को इतना अच्छे से तैयार कर लेना है कि उसके बाद आके मुझे बुला के कहे कि यार किताबें लिखो हमारे लिए कैफ की, और उसके बाद आपने शादी करनी है। आपका क्या प्लान है शादी का? रिश्ता नहीं मिल रहा, इतनी फिक्र है आपको? तो कैफ के बाद, और कैफ कब तक हो जाएगा? 2055 मैक्सिमम 1 ईयर लगेगा। मिठाई खिलाएंगे फिर हमें शादी की इंशाल्लाह। हाँ जी हैदर भाई, क्या बना फिर आपके इलेक्शंस का? आपसे शादी की बात मैं करूंगा ही नहीं है? नहीं, जहाँ पॉसिबल ही नहीं वहाँ बात करने का फायदा ही नहीं। हाँ जी, इलेक्शन में आपने फिर क्या देखा, क्या खोया, क्या पाया? कुछ भी नहीं सर, टेंशन इतनी टेंशन ले ली कि बस खबरें देखते रहे। किस किस को वैसे वोट दिया था आप लोगों ने? कहाँ वोट दिया? मुझे पार्टी बतानी है। आजाद दादा की पोती। नाम बड़े याद है आप लोगों को। कहाँ वोट दिया? शादी का तो प्लान है नहीं, मैं शायद वोट तो देके आए होंगे। शनाख्ती कार्ड थाने पड़ा हुआ है, पेपर आपने 8 साल तक पास नहीं करने हैं, शादी आपने 30 के बाद करनी है। मतलब जिंदगी से आप चाहते क्या है? जिंदगी से इतने अवजार हुए हैं, जिंदगी से यही गिला है। क्या गिला है? ये तो गिला आपको होना चाहिए ना, अपनी जिंदगी से होना चाहिए। तो अगर इतना प्यार है तो फिर आप बीच में क्या कर रहे हैं? आप उठे यहाँ से, आप आगे आ जाएं। 2 प्यार करने वालों को जुदा नहीं करते, आप आगे आ जाएं। नहीं, मैं तो साथ वालों की बात कर रहा हूँ ना, आपके हमसायों की बात कर रहा हूँ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 समझ आ चुका? क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 3 समझ आ चुका है ऑब्जेक्ट के अलावा? और क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप लोगों ने घर जाकर 2 और 3 के पास्ट पेपर्स पकड़ के सारे सॉल्व कर लिए होंगे? यस नो की आवाज़ आना शुरू हो गई है। कितने % अश्योरेंस के साथ मैं ये कहूँ कि आप लोगों ने सवाल जाके सॉल्व किए हैं घर पे? 2%, 60%, यानी कि 10 में से 6 सवाल लाजमी किए होंगे आपने। यानी कि आपने कुल मिला के कोई 15 सवाल हाथ से लिखे होंगे, और आपके पास वो कागज़ भी होगा एज एन एविडेंस दिखाने के लिए। बैग में लेकर, तो बचपन का बहाना है वो जो स्कूल में आप लगाते थे, मेरा होमवर्क बिल्ली खा गई, कुत्ता खा गया, पानी गिर गया, मेरी बहन ने इस पर लकीरें मार दी, अब समझ आ गई, कापी कहाँ रह गई सी। लेके आते हैं तो नजरों में आ
आई कैप की भी नज़रों में आने से बचें, अदरवाइज़ वो इतने प्यार से बिठाएगा ना कि कभी भी आपको अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देगा। जी सर, कितने सवाल लिख के किए घर जाके? 7 से 8 लिखे। कोई एविडेंस है हमारे पास? रजिस्टर है हमारे पास, दिखाएंगे ज़रा। इतना मोटा रजिस्टर, बच्चे कुछ जज्बाती भी हैं। एक साथ सबके लिए कर दिया। बीच में आपने मैथ भी किया हुआ है, बीच में आपने काउंटिंग भी की हुई, बीच में आपने ऑडिट भी किया हुआ है, बीच में आपने टैक्स भी किया हुआ है, बीच में आपने सी लॉ भी किया हुआ है, बीच में आपने बी लॉ भी किया हुआ है। मेरा वाला काम किधर है? केमिस्ट्री भी की हुई भाई ने। अच्छा जी, भाई ने लिखा एसेंशियल ऑफ ऑफर, फिर भाई ने लिखा एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑफर की लैप्स, काउंटर ऑफर की बात लिखी है भाई ने। उसके बाद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, काउंटर ऑफर लिखा है, रेवोकेशन लिखी है। सवाल तो भाई ने सॉल्व किए हैं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट 2 तो आपने किया है, ठीक है, अच्छी बात है। तकरीबन 3 से 4 रहते हैं। ये गाजी वाला सवाल भी हो गया था, गुड हो गया, दैट्स अ गुड साइन। और ऐसा कोई मुजाहिद, ऐसा कोई मुजाहिद, ऐसा कोई मुजाहिद, कोई भी नहीं? हैदर भाई आप भी नहीं? कुछ लिखा कर जाके? ये जाके सो गए थे? वैसे देखा था, देख के मजा आया था। कुछ नहीं लिखा कर जाके? हाँ जी, आज ही आए हो, ठीक है सर। फर्स्ट डे सर जी, मैं आपको ऑडिट के लेक्चर में दिखा के जाऊंगा। यानी कि 6 बजे? नहीं, हाँ 3 बजे क्लास स्टार्ट होगी। हाँ, तो ख़त्म तो वो 6 बजे होगी ना? नहीं सर, पहले दिखा दूंगा। डन हो गया, यानी कि आप 2:30 से 3 के बीच में मेरे पास आ जाएंगे। जी सर, डन हो गया। आइए शुरू करते हैं। कल का हमारा थोड़ा सा पेंडिंग एरिया और उसके बाद आगे चलते हैं। चैप्टर 3 में हम लोगों ने कहा था कि 3 तरह के एसेंशियल्स थे, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट। कैपेसिटी हम लोगों ने कर लिया था, कंसिडरेशन हमारा कवर हो गया था। लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट। ये एक रिमोट है और मैंने ये रिमोट आपको बेचना है क्योंकि आपने काम किया हुआ, तो आप इन सब से ज़रा अफजल पाए गए हैं आज। मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि यार ये रिमोट आप मेरे से परचेज़ करोगे? आप कहते हैं कि सर मैं आपसे रिमोट परचेज़ करूँगा और मैं आपको इसके 1000 रुपया दे दूँगा। मैंने कहा डन। क्या एक वैलिड ऑफर है? क्या ये एक वैलिड ऑफर थी? क्या भाई ने एक वैलिड एक्सेप्टेंस दी है? क्या दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन ट्रांसफ़र हुई है? एक को क्या मिला? रिमोट, और एक को मिला 1000 रुपया। द क्वेश्चन इज, क्या ये ऑब्जेक्ट मैंने भाई को ट्रांसफ़र किया? रिमोट एक ऑब्जेक्ट है ना, क्या ये ट्रांसफ़र किया? ये ऑब्जेक्ट इज नॉट अ फिजिकल थिंग। ये वाला ऑब्जेक्ट एक फिजिकल चीज़ नहीं है। इस ऑब्जेक्ट का मतलब है मकसद, पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज कंसिडरेशन में और ऑब्जेक्ट में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये दोनों एक ही तो बातें हैं। कोई चीज़ देना, कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र करना जिसके बदले पैसे लेना, पैसा भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। कंसिडरेशन इज क्या वैल्यू ट्रांसफ़र की जा रही है, एंड ऑब्जेक्ट इज उस कॉन्ट्रैक्ट में उतरने के पीछे क्या मकसद है, क्यों हम ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने जा रहे हैं, क्यों हम चाहते हैं कि मैं इसको ये रिमोट दूं और क्यों वो चाहता है कि वो मुझे पैसे दे। शायद मेरा ऑब्जेक्टिव ये हो कि मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है और उनका ऑब्जेक्टिव ये हो कि उनके घर में ये रिमोट मिसिंग है, टूट चुका था और अब उनको एक नया रिमोट चाहिए टीवी को ऑपरेट करने के लिए, टीवी को चलाने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जो मकसद है जिसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने
जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ICAP के साथ भी तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है। ICAP को आपने पैसे पे किए, ICAP में उसके बदले क्या देना? नहीं, पेपर आपसे लेना है। तो ये तो होगी कंसिडरेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है पीछे? आप क्यों पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं? डायरेक्ट ही पेपर पास करने से मेंबर बन जाओगे? नहीं, पेपर पास करने के लिए। ये है एक ऑब्जेक्टिव। इससे क्या अचीव करोगे? कैफ की क्वालिफिकेशन, क्योंकि विदाउट पासिंग एनी ऑफ द वन सब्जेक्ट क्या आप कैफ क्वालिफाई कर सकते हो? नहीं। और आपका अल्टीमेट विजन क्या है कि हम लोगों ने क्या बनना है? मेंबर बनना है, FCA बनना है, ACA बनना है। मगर उसके लिए कहानी शुरू कहाँ से होती है? PRC से। तो हर स्टेज का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, हर कॉन्ट्रैक्ट का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। आप लोग इस वक्त इस क्रैश कोर्स में क्यों हैं? ताकि आप लोग मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बातों को अंडरस्टैंड कर सके। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। क्या आपसे कोई कंसिडरेशन ली गई है? नहीं। नेचुरल लव के तहत हमने आपसे कोई कंसिडरेशन नहीं ली, इवन दो कि आपसे हम बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, मगर चले नेचुरल लव के तहत हमने आपसे कोई कंसिडरेशन नहीं ली। प्यार आपसे है बहुत ज़्यादा। तो हर एग्रीमेंट के पीछे एक ऑब्जेक्टिव छुपा होता है। ऑब्जेक्टिव भी और कंसिडरेशन भी दोनों हमेशा लॉफुल होनी चाहिए। लॉ ने हमें एक लिस्ट दी है। वो कहता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन 5 में से किसी भी जगह पे फॉल करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। 5 बातें। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि लॉ ने मना कर दिया और आप वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने जा रहे हैं, फॉरबिडन बाय लॉ। भाई लॉ ने कहा कि पतंगबाजी मना है और आप काइट्स की सेल परचेज में एंटर होने जा रहे हैं विद द ऑब्जेक्टिव कि आपने छत पे खड़े होके काइट फ्लाई करनी है। तो इसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है? एक ऐसा है जिसको लॉ ने मना किया है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि आप करेंगे उस दुकानदार के साथ, वो क्या होगा? वॉइड। वो क्या हो जाएगा? वॉइड। कभी कभी ये बाद में भी वॉइड हो जाता है। शुरू में वैलिड होता है मगर सब्सिक्वेंटली वॉइड हो जाएगा। तो क्या वो वॉइड एग्रीमेंट बनेगा या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और अगर शुरू से ही वॉइड था तो वॉइड एग्रीमेंट। देन द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आप लोगों ने शायद कभी देखा हो, सुना हो या पढ़ा भी हो इवन कि कुछ लोग अपने बच्चों को फॉर सेल रख देते हैं। सुना कभी? अपने जनेऊ को बेच रहे होते हैं। क्यों? उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं होते हैं। या अंडर एज लोगों से मेहनत करवाना, मजदूरी करवाना, चाइल्ड लेबर, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये भी एग्रीमेंट क्या होगा मेरा? वॉइड होगा। शुरू से क्या होगा? वॉइड। फ्रॉडुलेंट। अगर आपकी नीयत ही किसी को धोखा देने की है, किसी के साथ फ्रॉड में एंटर होने की है, तो वो हमेशा ही क्या होगा मेरा? वॉइड एग्रीमेंट। अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करने जा रहे हैं जिसके पीछे मकसद ये है कि मैंने किसी इंसान को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है। भाई मैंने आपको पैसे दिए, नहीं आपको नहीं, मैंने आपको पैसे दिए और मैंने आपसे कहा कि यार ये लो 2 लाख रुपया, अपने हमसाये की गाड़ी तोड़ के आ जाओ। वो तो आप अभी कह रहे हो ना। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको पैसे दिए एक ऐसे काम के लिए जिसका मकसद क्या है? आई एम आस्किंग यू टू इंजर हिज प्रॉपर्टी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 लाख रुपए लो और इस भाई का मर्डर कर दो या उसको मारो, मुक्के शुक्के मारो, इंजर करो इस शख्स को, इट मीन्स के आई एम वॉन्टिंग यू टू एंटर इन टू एन एग्रीमेंट विच इज बाई डिफॉल्ट वॉइड। क्यों? लॉ ने क्या कहा कि इसका मकसद ही क्या है? खराब है, गलत है, बातिल है। ये 4 बातें क्लियर है?
पांचवी बात, पाकिस्तान के अंदर जितने भी आप देखेंगे 5 स्टार होटल्स, जिस तरह ये अवारी हो गया, पीसी हो गया, हॉलिडे इन हो गया, वहाँ पे शराब नोशी अलाउ है, वहाँ पे आपको अल्कोहल मिलती है, मगर वो पीता कौन है? क्या मुसलमान पीते हैं? नहीं, नॉन मुस्लिम पीते हैं। वो उनके कल्चर का हिस्सा है। जिस तरह हम हलाल खाए बगैर नहीं रह सकते, वो अल्कोहल पिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो अगर वो स्टे करेंगे पाकिस्तान में, इट मीन्स कि उनको वो अल्कोहल कंज्यूम करनी है। और वो मिलती भी कहाँ है? सिर्फ वहाँ पे मिलती है, सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए वो अवेलेबल की जाती है। देखा देखी में कुछ लोग उठे और गवर्नमेंट के पास गए, जाके कहा कि हमें अपने यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर वो अल्कोहल की बोतलें सजा के रखनी है। अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दे, और उन लोगों ने कसम खाई है कि हम सिर्फ नॉन मुस्लिम को बेचेंगे, अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दे कि तुमने ये बोतलें बेचनी और सिर्फ नॉन मुस्लिम को बेचनी है, आपको लगता है कि वो सिर्फ नॉन मुस्लिम को ही बेचेंगे? कोई भी आएगा विदाउट शोइंग द आईडी कार्ड, वो उसको बेचना शुरू कर देंगे। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी नेचर ऐसी है कि हम किसी को परमिट कर दें, जिसकी वजह से वो किसी और लॉ की कोई और प्रोविजन को डिफीट कर रहा हो, वो ऑब्जेक्ट भी क्या है मेरा? वॉइड। वो भी क्या है मेरा? वॉइड। तो ये एक लिस्ट है 5 बातों की जो क्या है कि आपको तकरीबन बहुत ही पसंद है। अक्सर पूछता है कि बताइए ऑब्जेक्ट की वैलिडिटी के अंदर क्या क्या मसले मसाइल हैं। कब मैं कहूँगा कि ये ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है? तो कब होता है? व्हेन इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। जब ये ऐसा हो जो कि अगर अलाउ कर दिया जाए तो किसी और लॉ की कोई और प्रोविजन को डिफीट कर दे, कोर्ट ने उसको इमोरल करार दिया हो, इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। भाई मैं लगा रहा हूँ एक फैक्ट्री, मकसद ये है कि मैंने अपना वेस्ट डंप करना, इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। मैं जहाँ पे फैक्ट्री लगाऊंगा, अगर मैं वहीं पे अपना वेस्ट डंप करना शुरू कर दूं तो वहाँ के रिहायशी कहाँ पे जाएंगे? देन इट इज़ फ्रॉडुलेंट। नीयत में ही क्या हो? धोखा। और या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें किसी को या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना मकसद हो। तो इन ऑब्जेक्ट्स के पीछे लॉ कहता है कि ये क्या है? सारे के सारे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स। यहां तक बात क्लियर है? नो, वो कहता है एग्रीमेंट वॉइड होगा कब? If any part of a single consideration for one or more objects is unlawful, या if any one or any part of any of the several considerations of a single object is unlawful। गिरदान शुरू कर दी लॉ ने। क्या कहना चाह रहा है? कोई आप में से अल्लाह का नेक बंदा बता सकता है? इस 2 बातों को कौन एक्सप्लेन कर सकता है आसान अल्फाज में? एनीवन? एक पार्ट अनलॉफुल हो और दूसरा लॉफुल। सर एक पैसे हम दे रहे हैं किसी को और उसमें एक ऐसा पार्ट हो जिसमें लॉफुल अनलॉफुल, अगर दोनों अलग ना हो सके तो वो वाइड होगा। पहली बात तो ये है कि हर कंसिडरेशन के पीछे देयर कैन बी वन ऑब्जेक्ट, देयर कैन बी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर देयर कैन बी मल्टीपल कंसिडरेशंस। भाई हमने ये कॉलेज क्यों बनाया? देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों को पढ़ाना, थोड़ी सी इनकम कमाना, बच्चों को फैसिलिटेट करना, ऑनलाइन बच्चों को सर्व करना, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। और कंसिडरेशन भी क्या है? मल्टीपल। कुछ पैसे आपसे आते हैं, कुछ ऑनलाइन वालों से आते हैं, कुछ किसी और तरीके से आते हैं, कुछ कैंटीन से आते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कंसिडरेशन, चाहे छोटी से छोटी क्यों ना हो, अगर बीच में वो छुपी है और बीच में वो वॉइड है, तो वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को लेके डूब सकती है। वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को लेके डूब सकती है, वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देगी। किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी छोटी सी कंसिडरेशन
अगर ऐसी है जो कि वॉइड है तो वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगी, वॉइड कर देगी। यहाँ पे एक शर्त है, शर्त ये है कि वो डिस्टिंग्विशेबल है या नहीं। अगर तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं अगर तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट है, अनलॉफुल चीज़ को अलग से निकाल के साइड में रख सकते हैं, तब आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट या पूरा एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। और अगर वो डिस्टिंग्विश नहीं की जा सकती, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो फिर सारा का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। एक दूध का ड्रम हो और हल्का सा मैं उसमें जामिशीरी डाल दूं तो कलर चेंज करेगा अपना वाइट से, क्या हो जाएगा, पिंकिश। मैं उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। एक छोटी सी चीज़ ने पूरे दूध का रंग चेंज कर दिया, वाइट से क्या हो गया, पिंक हो गया। वाइट वैलिड था, पिंक वॉइड हो गया। और अगर मैं उसको फिल्टर करके पिंकिश पोर्शन निकाल के सारा वाइट रहने दूं अलग से, तो जितना मैंने वाइट अलग कर लिया वो क्या है, वैलिड, और जो मैंने पिंकिश साइड में कर दिया वो क्या है, मेरा वॉइड। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए, बस दे दिए, और ये कहा कि 5 लाख रुपए लो, इसको कत्ल करो और मुझे 10 टन गंदम ला के दो। मैंने ये नहीं बताया कि कत्ल करने के पैसे कितने हैं और गंदम के पैसे कितने हैं। क्या ये 5 लाख डिस्टिंग्विशेबल हैं या नहीं? नहीं। मैंने बताया नहीं कि उसकी कंसिडरेशन क्या है और इसकी कंसिडरेशन क्या है। अगर तो मैं ये कह दूं कि 3 लाख रुपया कत्ल करने का है और 2 लाख रुपया गंदम का है, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिया। यहाँ पे अगर आप उसको ना भी मारें और मुझे सिर्फ गंदम ला के दे दें तो गंदम वाला वैलिड है, इसको मारने वाला वॉइड है। बट अगर मैं उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा या वो डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता, गलत चीज़ और अच्छी चीज़ आपस में जुड़ गई हैं, तो फिर अगर गलत चीज़ हल्की सी भी हो तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को या पूरे एग्रीमेंट को वो क्या कर देगी, वॉइड कर देगी। फिर ये 2 घर हैं सर जी, थोड़ा सा ले आ कैमरा इस तरफ, कल उसने किया था। ये 2 घर हैं, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 1 और फ्लोर 2। एक घर का ये नक्शा ख़राब बना हुआ है, जाली नक्शा बना हुआ है, ख़राब बना हुआ है, और इसका ये वाला ख़राब बना हुआ है। मुझे बताइए, अगर गवर्नमेंट तोड़ने जाएगी तो कौन सा घर सरवाइव करेगा, ए या बी? ए सरवाइव कर जाएगा। क्यों? उसकी पहली मंजिल क्या है, सही है, और बी की पहली क्या है, ख़राब है। जब उसका पहला फ्लोर टूटेगा दूसरा ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, मगर ए सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि ए की बुनियाद क्या है, मजबूत है। तो जनाब, अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें एक चीज़ वैलिड है, एक चीज़ वॉइड है, देखना यह है कि पहली बात क्या है, पहली चीज़ वैलिड है या पहली चीज़ वॉइड है। अगर तो पहली चीज़ वैलिड है, दूसरी चीज़ वॉइड है, तो वैलिड बरकरार रहेगा, वॉइड ख़त्म हो जाएगा। और अगर कहानी शुरू ही वॉइड से हो रही है तो वह पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। प्रॉमिस टू डू इलीगल एंड लीगल थिंग्स वेयर पर्सन्स रेसिप्रोकली, रेसिप्रोकल कहते हैं एक के बदले दूसरा, अदले का बदला, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। प्रॉमिस फर्स्टली टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर लीगल एंड सेकेंडली अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर इलीगल। तो जो पहला लीगल वाला प्रॉमिस है, जो पहला लीगल वाला प्रॉमिस है, वो वैलिड रहेगा। और अगर पहला ही इलीगल हो तो वो लीगल वाले को भी साथ लेके डूब जाएगा, बशर्ते कि वो डिस्टिंग्विश ना किया जा सके। इसको मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता क्योंकि जब ये टूटेगा ये ऑटोमेटिकली
गिरेगा नीचे। ये हवा में तो सस्टेन नहीं कर सकता। यहाँ तक बात समझ आई? देन वी टॉक अबाउट ऑल्टरनेटिव। व्हाट इज ऑल्टरनेटिव? या ये। तो अगर एक ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस है जिसकी एक ब्रांच लीगल है और दूसरी ब्रांच इलीगल है, तो अगर वो डिस्टिंग्विशेबल है तो लीगल वाली इन्फोर्स होगी, इलीगल वाली इन्फोर्स नहीं होगी। ये वही बात है, 5 लाख रुपया दे रहा हूँ, डिस्टिंग्विश कर लो 3 लाख रुपया कत्ल का या 2 लाख रुपया, तो गंदम वाला वैलिड रहेगा और वो वाला वैलिड हो जाए। याद तक ओके? 3 यहाँ पे हमारा खत्म होता है। ये 3 में ही है सारा। ये चीज़ बेसिकली 3 में नहीं है, ये 7 से आई है उठा के।